नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। इलेक्टोरल बॉन्ड है, फिर उसके बाद उनके साथ साथ एसबीआई है, अब सेबी भी है उसमें, और इन सब के बीच सीएए है। हरियाणा में अचानक सरकार आप अपनी गिरा करके दूसरी सरकार बनाते हैं अपनी ही, और लेकिन जेजेपी से आप अलग हो जाते हैं। बहुत कुछ पिछले 2-4 दिनों में देखिए, इतनी सारी चीज़ें, और इन सब के बीच बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट लाती है, और उस लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम रहता है। ये भी है, पंकजा मुंडे का नाम भी है उसमें, जैसा सुनील जी कह रहे थे, बीड से चुनाव लड़ रही हैं वो, और अनिल बलूनी जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं, उनका नाम भी है। पत्रकार से राज्यसभा तक पहुंचे और राज्यसभा से अब लोकसभा की तरफ। तो ये सब कुछ है, बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। जरा आपसे समझना चाहता हूं पूरा का पूरा। और बिहार में उधर देखिए तो एनडीए में घमासान है, और महाराष्ट्र में भी घमासान है, लेकिन इस बीच ये दूसरी लिस्ट है क्योंकि चुनाव सामने है। इंडिया की चर्चा तो खूब हो रही है। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी लगातार अपनी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ईवीएम को लेकर पहली दफा ईवीएम पर, क्योंकि मणिपुर से लेकर यहां तक जब अब आखिरी पड़ाव में है, 16 तारीख को इनकी यात्रा खत्म हो रही है। पहले 17 को हो रही थी, अब 16 को, जैसा हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बताया, 16 को खत्म हो रही है यात्रा, यानी आज से 3 दिन बाद। तब ईवीएम की चर्चा भी सामने है। और दूसरी एक और बड़ी बात कि राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने आज किन किन पार्टियों की क्या क्या डिमांड है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाके। यहां से जरा चुनाव के नोट पे आना चाहते हैं हम, जो लोकसभा चुनाव है, और उसमें दोनों पक्षों की स्थिति की चर्चा हम कर रहे हैं। जरा एक एक करके, पहले एनडीए या बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अपने आप में एनडीए है, वहां और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। 2 बार के चुनाव में भी वही हाल हुआ है उनका, क्योंकि वो अच्छे से जीत के आए हैं। इसलिए भी क्या बीजेपी यहां मजबूत दिखाई देती है आज की तारीख में 2024? कई बार ये सवाल करता हूं आप सबसे, लेकिन एक बार फिर इसलिए क्योंकि मुद्दे रोज अलग अलग आ जा रहे हैं, और उन मुद्दों के आधार पे अपने को चर्चा करनी पड़ती है। आज की चर्चा में इन तमाम मुद्दों को सामने रखें, तब आप बताइए कि बीजेपी कहां और इंडिया कहां? शुक्रिया राजीव जी। आपने आखिरी में जहां जो सवाल पूछा, तो मुझे अचानक वो निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा याद आ गई, और रामचरितमानस में भी सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, तमाम शक्तियां, और मोदी जी अकेले नहीं है, ईडी है, सीबीआई है, ये तो चल ही रहा है। चुनाव आयोग आपने देख लिया कि क्या कर रहा है। एसबीआई बहुत दिनों तक पता नहीं चला कि क्या कर रहा है, और सबको हंसी आ रही थी कि जो एसबीआई कह रही कि साहब हमको 4 महीना चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक पड़ा तो दूसरे दिन दे दिया, वो पीडीएफ पहुंच गया। अगर आप नहीं करने की पोजीशन में थे तो 24 घंटे के भीतर आपने कैसे दे दिया? ये तो बेशर्मी है कि आप, सरकार एक अपना वकील खड़ा करके वहां इस तरह के तर्क कर रहा है कि साहब एसबीआई अभी वो हैंड रिटन है। मतलब इस दौर में राजीव गांधी ने इसीलिए क्या लेकर के आए थे वो कंप्यूटर, और वहां से यहां तक जो दुनिया पहुंची है इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि आप 2 घंटे में 3 घंटे में चाहे वो सारा डेटा निकाल करके दे सकते हो, और वही हुआ। तो खैर अब उसकी भी पोल खुल गई जितना। दूसरा, मोदी जी 370 पार, और वो आप ठीक कर रहे थे कि एनडीए ही बीजेपी है। मैं थोड़ा और उसमें चला जाऊं अंदर, और मोदी जी ही बीजेपी है, वहां कोई दूसरा नहीं है। थोड़ा बहुत जो छाया है वो अमित शाह है, इसके अलावा और वहां कोई नहीं। तो हालात ये है कि जमीन तो खिसकी हुई है। अगर 370 ही पार आप कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, जो अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि साहब इसलिए हमको 370 चाहिए, तो फिर एनडीए काहे बना रहे हैं? चिराग जो अपने आप को हनुमान कहते थे मोदी जी का,
वो डराए धमकाए और फिर बीजेपी ने समझौता किया उनसे। तो असल में लाले तो पड़े हुए हैं 270 के, और आप कहे जा रहे हैं 370, ताकि आप लोगों की आंखों में धूल झोंक सकें। मीडिया क्या कर रहा है, वो तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा अंकुश न लगाए तो कहीं 570 पार ना कर दे। जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं तो बचे ही नहीं कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 10 सालों में लोगों ने समझ लिया है। अब आप मीडिया की बात करेंगे राजीव जी तो लोग हंसते हैं। लोगों ने अपने टेलीविजन को कपड़े में बांध करके रख दिए हैं। वो जरूर जो बेहद कमजोर लोग हैं वो थोड़ा एंटरटेन के लिए देख रहे हैं, और मोदी जी का सारा जोर वही है। बेचारे इतना चेतना संपन्न है नहीं, इतना विवेक है नहीं, तो वहां आप कुछ भी कहलवाइए। लेकिन इन 10 सालों में जो हुआ है कि देश तो अंदर से खोखला हुआ, मोदी जी की मेहरबानी से बीजेपी भी अंदर से खोखली हो गई, क्योंकि वहां किसी को टिकने का सवाल ही नहीं है। ये दो चार नाम आपने बताए, वरना लोग तो समझ रहे थे कि गडकरी जी का भी पत्ता साफ होने वाला है। हालात ये है कि एक एक सीट पर मोदी जी लगे हुए हैं किसी तरीके से। विरोधी ही सही है, हमने 10 साल तक सताया हो, लेकिन अगर वो जीत सकता है तो साफ टिकट दे दीजिए। तो गडकरी को भी मिल जाएगा, राजनाथ सिंह को भी मिल गया, पंकजा मुंडे को भी मिल गया, खट्टर साहब को भी उतार करके कुर्सी से अब यहां लेकर के आए। लेकिन कोई दूसरा नहीं रह सकता। इस समय सुनने में आ रहा है कि लखनऊ में योगी जी नर्वस हैं कि हमारी छुट्टी कभी ना हो जाए, कुछ पता ही नहीं है। चुनाव के बाद तो लगी रही है, कहीं उसके पहले ना हो जाए, इसको लेकर के भी चिंतित हैं जी। तो बीजेपी को भी अंदर से उन्होंने बिल्कुल खोखला कर दिया है। वहां वही जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम दो हमारे दो का खेल चल रहा है। स्थितियां जो हैं मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ खड़ी हुई है। मिडिल क्लास से लेकर के और गरीब आदमी तक, नौजवान खास करके, वो एक तरह से आंदोलन धर्मी बना हुआ है। किसान चारों तरफ बैठे हुए हैं दिल्ली के। महिलाओं, मणिपुर का हाल देख लीजिए। एक खिलाड़ी जीतने के बाद मेडल क्या कहता है कि मोदी जी मणिपुर जरा एक बार देख लीजिए। लेकिन मोदी जी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो आपने कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है बर्बादे गुलिस्ता करने को, तो यहां बस अंदर से जो खोखला हो रहा है देश, और शब्दबाग दिखाया जा रहा है 2047 में साहब देश विकसित बनने जा रहा है। और यहां उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 47 के लिए हमें एक नया संविधान चाहिए। मैं ये पूछता हूं उन करोड़ों दलितों से, अति पिछड़ों से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, जिन्हें भारत के संविधान ने इंसान होने का अधिकार दिया, क्या वो संविधान को खत्म करने के लिए वोट बीजेपी को करेंगे? जहां डंके की चोट पर अनंत कुमार हेगड़े ये बात कह रहा है, और मैं कोई सम्मान नहीं करना चाहता उस व्यक्ति का, कि साहब संविधान हम खत्म करने के लिए, संविधान बदलने के लिए 370 पार करना चाहते हैं, तो क्या इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, जिन्हें सदियों सामाजिक आजादी मिली, समता का अधिकार मिला, अवसर प्राप्त हुए, गरिमा उनको मिली, क्या वो इसके लिए बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं? जो मोदी जी समझते हैं। हालत यह है कि चूल्हे हिली हुई हैं, तो अब आप वहां नायब सिंह सैनी को लेकर के आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कार्ड खेला है ओबीसी वाला, अब वो उसमें आपको बचाने के अलावा और कुछ बचा नहीं। तो यहां ओबीसी एक सीएम दे देंगे, लेकिन उसके पास अधिकार है क्या? वो कोई फैसला ले सकता है क्या? ऐसे तो सचिव भी 3 बैठे हुए हैं, और राहुल गांधी ने कहा कि बेहद कमजोर मंत्रालय है, और वहां पे भी अगर वो कुछ फैसला लेते हैं तो फिर दूसरी चाबुक है। तो आप केवल मुखौटे लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अधिकार नहीं देना चाहते हैं। ये लड़ाई जो समूची है वो अधिकारों की है, जिस संविधान के जरिए मिली है, और आप उस संविधान को खत्म करने की मुनादी कर रहे हैं। तो ये चुनाव बेहद आमूलचूल परिवर्तन का होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें संविधान चाहिए अपने अधिकार बचाने के लिए, और एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें
फिर से ओबीसी को शूद्र बनाना है, मनुस्मृति के आधार पर उन्हें देश चलाना है, ये संविधान वो चाहते हैं। और ये कोई मैं अनुमान से नहीं कह रहा हूं, 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि भारत का संविधान हमें इसलिए अस्वीकार है क्योंकि उसमें मनुस्मृति की संहिताएं नहीं है। जी। 4 दशक से ज्यादा जिन्होंने तिरंगे को नहीं फहराया, राष्ट्रगान को लेकर के जो ये कहते थे, लोगों में भ्रम फैलाते थे कि इसमें इंग्लैंड के राजा की स्तुति की गई है, तो न तो आपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाया, न राष्ट्रध्वज के प्रति दिखाया, न संविधान के प्रति दिखाया, और जो ढोंग करते हैं राष्ट्रवादी होने का, इसको क्या देश नहीं देख रहा? और मुझे लगता है कि यही वो तमाम परिस्थितियां हैं जिसमें मोदी जी को लाले पड़े हैं, इसीलिए गडकरी भी, इसीलिए राजनाथ सिंह भी, और सारे भी आ जाएंगे। इन स्थितियों में चुनाव आयोग क्या बचा पाएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या बचा पाएंगे? मीडिया बचा पाएगा क्या? ये बुनियादी सवाल है। और ईवीएम का भी सवाल अगर आज राहुल गांधी ने उठाया है, तो क्यों नहीं वीवीपैट की गिनती करता है चुनाव आयोग? इसको ऐलान करना चाहिए, ये तो मुझे लगता है उसकी मोरल ड्यूटी है। बिल्कुल। तो राजीव जी, ये चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। भारतीयता के सामने वो जो संकट है, संविधान के सामने जो संकट है, उसकी असली लड़ाई और जनता लड़ रही है। राहुल गांधी मुद्दों को उठा रहे हैं और लोग उससे बेहद संवेदनशीलता के साथ आकर्षित भी हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। एक नेता की सबसे बड़ी जो जन नेता हो, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो जनता को शिक्षित भी करता है। वो अफीम चटा करके वो उन्हें कुंद नहीं करता, वो कावड़ियों पर फूल नहीं बरसाता, बल्कि उनसे संवाद करता है। बुंदेलखंड की एक महिला को जिसे चप्पल नहीं पहनने दिया जाता है सामंतवादियों के द्वारा, राहुल गांधी अपने हाथ से चप्पल पहना रहे हैं उसको। इसको कहते हैं लीडर होना, नेता होना। और ये हम देख रहे हैं, ये हम समझते हैं कि हमारे समय का ये जो सच है वो बहुत बुरा भी है और दूसरी तरफ बहुत अच्छा भी है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।